हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेल्डिंग के बारे में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है वेल्डिंग क्या होती है। जनरली आपने किसी न किसी टाइप की वेल्डिंग ज़रूर देखी होगी और जनरली हम ये नहीं सोचते कि ये वेल्डिंग कौन से टाइप की है और यहाँ पे स्पार्क फिलर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ये सिर्फ यदि हम इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं तभी सोचते हैं और हमारे एग्ज़ाम में वेल्डिंग से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसलिए आपको वेल्डिंग के बारे में डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हालांकि हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक अलग सब्जेक्ट के तौर पे हम पढ़ सकते हैं, क्योंकि जब वेल्डिंग होती है तब वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है और जो मेटल जो होती हैं वो आपस में जुड़ती है, तब वहाँ पे उसके अंदर मेटलर्जिकल चेंजेज आते हैं, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो हम वेल्डिंग पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि वेल्डिंग क्या होती है और जब वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे क्या क्या उसके अंदर माइक्रोस्कोपिक चेंजेस होते हैं और वेल्डिंग कितने टाइप की होती हैं, वो सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो बेसिक डेफिनेशन होती हैं वेल्डिंग की वो जान लेते हैं। वेल्डिंग इज़ ए प्रोसेस ऑफ जॉइनिंग टू सिमिलर और डिसिमिलर एलिमेंट टू एप्लीकेशन ऑफ हीट ऑपरेशन। यानी कि वेल्डिंग के द्वारा हम या तो दो सिमिलर मेटल को या फिर दो अलग अलग टाइप के मेटल एलिमेंट हो सकते हैं, उनको हम जोड़ते हैं किसके द्वारा? हीट ऑपरेशन के द्वारा। वेल्डेबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द मेटलर्जिकल चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द वेल्डिंग, ऑक्सीडेशन, क्रैकिंग टेंडेंसी ऑफ जॉइंट एंड टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो हम वेल्डिंग करते हैं तो दो मेटल जो है आपस में जुड़ेंगे कैसे, ये उनकी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करते हैं। एक तो जो मेटल है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है उस पर डिपेंड करता है और ऑक्सीडेशन पे डिपेंड करता है, यानी कि जब वो एयर के साथ में रिएक्शन कैसे कर रही है। क्रैकिंग टेंडेंसी यानी कि वो मेटल कैसे टूटता है, कितने टेम्परेचर पे टूटता है, और वो आपस में, क्योंकि पहले जो मेटल है वो मेल्ट होगा उसके बाद में ही जुड़ेगा, तो सारी कंडीशन पे डिपेंड करता है। यानी कि टेम्परेचर पे, क्रैकिंग टेंडेंसी, ऑक्सीडेशन और मेटल की प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पे वेल्डिंग डिपेंड करती हैं। इफ़ द फिलर मटेरियल इज एडेड for the welding, then the weld formation is non-autogenous, whereas if the welding takes place without adding the filler material, then it is known as autogenous weld. It takes place due to resolidification of base metal itself. कहने का मतलब है कि जब हम, जैसे आपका एक कोई ये वर्क पीस है और ये आपका हो गया दूसरा वर्क पीस, इसमें यदि हम सिर्फ इनको हीट देके और ये मेल्ट होंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये तो हो गई ऑटोजीनियस। यदि हम किसी रोड के द्वारा, ये आपकी रोड हो गई और यहाँ से हम फिलर मटेरियल यदि यूज़ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं नॉन ऑटोजीनियस वेल्डिंग। तो यहाँ पे ऑटोजीनियस और नॉन ऑटोजीनियस में आप डिफरेंस समझ गए और वेल्डिंग क्या होती है ये आप समझ गए। अब जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रोसेस कैसा होता है वो हम जानते हैं, यानी कि मेटलर्जी इन वेल्डिंग। अब हम जानेंगे मेटलर्जी इन वेल्डिंग। मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगा, बहुत ही आराम से हम डायग्राम बनाएंगे और एक एक चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। जैसे ये आपके दो, जो आपका मेटल है, दो पोर्शन है, एक पोर्शन ये, एक दूसरा पोर्शन ये, इनको हमको वेल्ड करना है। जब वेल्ड करेंगे तो यहाँ पे जो है कुछ जगह पे, कलर में चेंज कर लेता हूँ, ये आपका हीट अफेक्टेड जोन होगा और यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बीड, PEAD, बीड। ये हो गया बीड और इसके आसपास जो है टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ तक टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो रहा है, इधर भी होगा। ये जो बीड है ना, ये तो है आपका लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और इधर आपका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो पोर्शन है ना यहाँ तक, ये दोनों तरफ, इसे बोलते हैं हीट अफेक्टेड जोन। क्या बोलते हैं? हीट अफेक्टेड जोन। और ये आपका क्या हो गया? बेस मेटल, बेस मेटल।
ये तो हो गई बेसिक जानकारी। अब आप सभी को पता है ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, तो ये धीरे धीरे सॉलिडिफाई होगा, तो ये वेल्ड यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होगा। उसके बाद में धीरे धीरे इधर टेम्परेचर जो है आपका कम होता जाएगा, और फिर एक टाइम के बाद में यानी कि एक डिस्टेंस के बाद में मेटल का जो टेम्परेचर है वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। अब हम जानते हैं कि ये जो आपका बीड है यहाँ पे क्या क्या चेंजेज होते हैं, और यहाँ पे ग्रेन फॉर्मेशन कैसा होता है। ग्रेन फॉर्मेशन का मतलब है कि जब मेटल का सबसे छोटा पार्ट होता है ना, वो जब मेल्ट होता है तो वो जुड़ता है, और यदि हम उसको फास्ट कूलिंग करते हैं तो वहाँ पे फाइन ग्रेन बनती है, और यदि हम उसको धीरे धीरे कूल करते हैं तो वहाँ पे कोर्स ग्रेन बनती है। कोर्स ग्रेन का मतलब जो आपके पार्टिकल की साइज़ है यदि वो बड़ी है तो उसे कोर्स ग्रेन कहते हैं, ये हम मटेरियल साइंस में पढ़ते हैं। यदि फाइन ग्रेन है तो उसकी फाइन ग्रेन का मतलब उसकी पार्टिकल की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी छोटी है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इसके इंटरनल पार्ट में क्या चेंजेस होता है, यानी कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट रहता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको डायग्राम जो है पहले बनाया था उसको थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। यानी कि ये जो आपका बीड था ना, यहाँ पे आपको ग्रेन की साइज़ जो है वो बड़ी दिख रही है, तो जो बड़ी साइज़ की ग्रेन होती हैं उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन, और कोर्स ग्रेन जब बनती है तो वो कैसा बनता है, परलाइट। ये हम मेटल साइंस में पढ़ते हैं, यदि आपने मेटल साइंस थोड़ी बहुत भी पढ़ रखी है तो कोर्स ग्रेन में कैसा फॉर्मेट होता है, परलाइट। और उसके बाद में यहाँ पे फाइन ग्रेन बनती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बन रही है फाइन ग्रेन, और फाइन ग्रेन में भी परलाइट बनता है। और ये आपका लास्ट के अंदर जो है ये, इसी को मैं रेड कलर से बना देता हूँ, ये आपका मार्टेनसाइट, मार्टेनसाइट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि ये कोर्स ग्रेन कैसे बना। सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये जो दोनों बेस मेटल है इनको हम पास में लाके हीटिंग करेंगे। जब हीटिंग करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पे मेटल जो है वो पिघलने लगता है। सिंपल भाषा में हम बात करें तो जब मेटल पिघलेगा तब क्या होगा कि नई ग्रेन्स फॉर्म होगी, क्योंकि पुरानी जो ग्रेन है यानी कोई भी आपका मेटल होता है उसके अंदर ग्रेन होती है, ग्रेन से ही बनता है, यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल को हम ग्रेन बोलते हैं टेक्निकल भाषा में। तो जब वो पिघलेगी तब उसके बाद में टेम्परेचर के हिसाब से अलग अलग टाइप की ग्रेन बनती है। तो ये आपका जो बीड है, बीड में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ये आपका क्या है, बीड। मैंने अभी आपको बताया था ये जो बीड है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और जब ये कूल होता है तब ये धीरे धीरे कूल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो कूल होने में भी टाइम लेगा, तो ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है कूल होने में। और आप सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कूलिंग स्लो होती है, तो जब कूलिंग स्लो होती है तो वहाँ पे कोर्स ग्रेन बनती है, यानी कि ये जो ग्रेन है इनकी साइज़ बढ़ जाती है धीरे धीरे कूलिंग होने की वजह से। ये आपने मेटल साइंस में एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग वो सब पढ़ा है, तब आपको पता होगा, और यदि नहीं पढ़ा है तो मैंने मेटल साइंस में आपको पढ़ा रखा है। तो जब धीरे धीरे कूलिंग होती है तो कोर्स ग्रेन बनता है, और उसके बाद में यहाँ पे टेम्परेचर बीड में सबसे ज़्यादा होता है। इसके पास में ये जो आपका हीट अफेक्टेड जोन मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फाइन ग्रेन जहाँ पे बनी है ये आपका हीट अफेक्टेड जोन है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा। ज़्यादा तो होगा लेकिन बीड के रेस्पेक्ट में यहाँ पे मेटल जो है मेल्ट नहीं होगा। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा लेकिन मेल्ट नहीं होगा, क्योंकि बीड तो आपका मेल्ट हो गया है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर है। इससे थोड़ा कम होगा लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर होगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ये थोड़ा फास्ट कूलिंग होगी। तो जब फास्ट कूलिंग होगी तो यहाँ पे फाइन ग्रेन बनेगी, और उसके बाद में यहाँ पे जो ये मार्टेनसाइट क्यों बन रहा है, मार्टेनसाइट कब बनता है, एकदम फास्ट कूलिंग होती है। यानी कि जैसे कोई मेटल है, हमने उसको हीट किया रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे, और उसको यदि हम किसी मीडियम में एकदम कूल कर देते हैं तो मार्टेनसाइट बनता है। तो यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में, यानी कि ये जो आपके फाइन ग्रेन है ये हीट अफेक्टेड जोन के जस्ट पास में, यहाँ पे ये बेस मेटल के पास में होगा। यानी कि बेस मेटल का जो टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इधर आपका ये छोटा सा एरिया होता है, आप सभी को पता है। इधर आपका बेस मेटल है,
ये जो मेटल है इसका टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, और यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये जो पास वाला टेम्परेचर है ना ये सबसे ज़्यादा फास्ट कूल होगा, और जब ये फास्ट कूलिंग होगी तो यहाँ पे मार्टेनसाइट बनता है। क्या बनता है, मार्टेनसाइट। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान रखना है कि कोर्स ग्रेन कहाँ पे बनती है, बीड के अंदर, उसके बाद में फाइन ग्रेन, और उसके बाद में बहुत ही कम मात्रा में मार्टेनसाइट बनता है। तो ये तो आप समझ गए। तो यहाँ पे कौन कौन से सेक्शन हो गए, बेस मेटल, हीट अफेक्टेड जोन, और एक आपका बीड हो गया। ये तीनों चीज़ आप समझ गए। और सबसे स्लो कूलिंग कहाँ पे होती है, बीड के अंदर, उसके बाद में थोड़ा फास्ट कूलिंग कहाँ पे होती है, हीट अफेक्टेड जोन में, और सबसे ज़्यादा फास्ट कूलिंग होती है यानी कि हीट अफेक्ट जोन के जस्ट पास में जहाँ पे मार्टेनसाइट बनता है। इतना आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जब ये कूलिंग होती है, आप सभी को पता है कि वेल्डिंग जो है, मैक्सिमम वेल्डिंग जो होती है वो ओपन एटमॉस्फेयर में होती है, और जब ये लिक्विड फॉर्म में है, आपका बीड वाला ये लिक्विड फॉर्म में है, तब यहाँ पे क्या है कि कुछ गैसेज आ जाती हैं। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये गैसेज इसके अंदर इंटरप्ट हो जाती है, यानी कि इसके अंदर मिक्स हो जाती है। इन मिक्स की वजह से क्या होता है, इसके अंदर पोरोसिटी आ जाती है, यानी कि ये गैसेस के बबल इसके अंदर रह जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो वेल्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी कम रहती है। तो थ्योरेटिकली आपको ये सारी चीज़ समझ में आ गई कि वेल्डिंग के अंदर जो है क्या प्रोसेस होता है। अब मैं आपको इसकी थ्योरी बता देता हूँ, यानी कि ये जो मैंने आपको जितना समझाया है ये सारी चीज़ें जो मैं लिखित रूप में आपको एक बार वापस समझा देता हूँ टेक्निकल फॉर्म में। अब जितना भी मैंने आपको समझाया है वो सारा आप थ्योरेटिकल देखोगे तब आपको एक एक चीज़ लिंक होती जाएगी। जब हम इसको हीटिंग करेंगे तो न्यू ग्रेन्स बनेगी। तो यहाँ पे देखते हैं, न्यू ग्रेन्स आर फॉर्म्ड, इट मीन्स चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ ग्रेन्स, यानी कि पहले आपका मेटल था, उसकी ग्रेन्स थी, उसका कुछ बिहेवियर था, यानी कि उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी। जब हमारी न्यू ग्रेन बनेगी तो उसकी प्रॉपर्टी कुछ चेंजेज होगी। फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन रिक्वायर थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब यहाँ पे ये थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द मिनिमम काइनेटिक एनर्जी दैट मस्ट बी इम्पार्टेड टू वन ऑफ ए पेयर ऑफ पार्टिकल इन ऑर्डर फॉर देयर कोलिजन टू पार्टिकल गिव ए रिजल्ट, यानी कि ऐसी मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से पार्टिकल में इतनी एनर्जी आ जाए कि दूसरे पार्टिकल से वो कोलिजन कर सके। तभी तो आपका कोई मेटल जो है जब जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन की वजह से कोलिजन होता है, और उसके बाद में जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो मेल्ट हो जाता है। तो यही जो मिनिमम एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्स रिक्वायर थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय हीटिंग प्रोसेस। जब हीटिंग करते हैं तभी ये एनर्जी इसको हम प्रोवाइड करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड रीचेज द थ्रेशोल्ड लिमिट then it is observed that new grains are forming, and when formation get completed corresponding temperature is called recrystallization temperature। तो यदि आपको पूछे कि recrystallization temperature क्या होता है, कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है वो टेम्परेचर recrystallization temperature कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जब हमारा कोई भी मेटल होता है उसको हम इतना हीट दें कि उसकी प्रॉपर्टी में चेंजेज आने लगे, न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तब वहाँ पे प्रॉपर्टी चेंजेस हो जाती हैं, और उस टेम्परेचर को यानी कि नई ग्रेन्स जहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाती हैं उस टेम्परेचर को रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर कहते हैं। इफ द एनर्जी इज सप्लाइड फर्दर देन नो न्यू ग्रेन्स फॉर्मेशन विल टेक बट द एनर्जी विल बी यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द साइज ऑफ ग्रेन्स, यानी कि नई ग्रेन्स एक टेम्परेचर पे बन जाएगी, यानी कि रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे नई ग्रेन बन जाएगी, लेकिन उसके बाद में भी हम यदि उसको और टेम्परेचर देते रहते हैं तब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ग्रेन ग्रोथ होगी, यानी कि जो ग्रेन्स है उनकी साइज़ बढ़ेगी। यानी नई ग्रेन पहले बन गई, क्योंकि हमने बीड में देखा था, बीड का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर था, वहाँ पे लिक्विड फॉर्म में मेटल थी, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से कोर्स ग्रेन बनते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जब एनर्जी हम और ज़्यादा देंगे तो इंक्रीज द साइज ऑफ ग्रेन्स, जब हम और एनर्जी देंगे तो ग्रेन्स की साइज बढ़ेगी। दिस फिनोमेना इज नोन एज ग्रेन ग्रोथ, यानी ग्रेन का ग्रोथ हो रहा है, तभी तो जो आपका बीड है वहाँ पे कोर्स ग्रेन बनता है। कोर्स ग्रेन का मतलब जिन ग्रेन की साइज बड़ी हो। इफ़ वी कूल स्लोली देन कोर्स ग्रेन प्रोड्यूस एंड इफ रैपिड कूल देन फाइन ग्रेन विल बी प्रोड्यूस। यदि हमारी कूलिंग जो है वो स्लोली है तब कोर्स ग्रेन बनेगा, और रैपिड कूलिंग करेंगे तब वहाँ पे जो है आपका फाइन ग्रेन बनेगा। इतना आप समझ गए।
The central portion of the weld metal where temperature is very high will undergo slow cooling. Due to slow cooling, coarse grain will be observed. मैंने आपको अभी बताया था कि बीड का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे स्लो कूलिंग होती है और वहाँ पे कोर्स ग्रेन बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैंने चीज़ आपको समझाई थी वो आप थ्योरेटिकली अब समझ पा रहे हैं, उससे लिंक कर पा रहे हैं। अवे फ्रॉम द सेंटर द ग्रेन्स बिकम फाइनर एज द टेम्परेचर अवे फ्रॉम द सेंटर इज कंपेरेटिवली लेस। तो पहले कोर्स ग्रेन बनी, उसके बाद में फाइन ग्रेन, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर कम है और जो कूलिंग है वो फास्ट होगी। पोरोसिटी इन वेल्ड जोन। पोरोसिटी मैंने आपको बताया था कि जो गैसेस होती हैं वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से बबल्स फॉर्मेशन हो जाता है, वही क्या हो जाती है, पोरोसिटी। अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग द liquefied metal undergoing the solidification, it will have a tendency to absorb atmospheric gases like oxygen, nitrogen, hydrogen. There will be a formation of mushy zone during the solidification and it will not allow the imparted gases to evolve out, due to which porosity in welding takes place. कहने का मतलब है कि जब हमारा जो मेटल होता है वो लिक्विडिफाइड होता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है, तब वो धीरे धीरे सॉलिड जो होता है तब एक ऐसा जोन बनता है। कौन सा जोन? जिसे हम मूसी जोन बोलते हैं। यानी मूसी जोन क्या हो गया कि ऐसा टाइम पीरियड जब हमारा जो लिक्विड है वो सॉलिड बनने ही वाला है, ना तो वो सॉलिड है और ना ही वो लिक्विड है, वो टाइम पीरियड होता है, उसे हम मूसी जोन बोलते हैं। उस टाइम पीरियड में क्या होता है कि जब वो गैसेस एक बार अंदर आ जाती है ना, वो उसको वापस बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से उसके अंदर पोरोसिटी हो जाता है। दिस पोरोसिटी डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ वेल्ड। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे वेल्डिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ मूसी जोन। आपने फ्रेंड्स आयरन कार्बन डायग्राम देखा होगा, तो वहाँ पे कार्बन और आयरन मिक्स होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग प्रॉपर्टी होती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि यदि हमारी जो मेटल है वो इम्प्योर है, यानी कि एकदम प्योर मेटल नहीं होता, क्योंकि जैसे हम बात करें स्टील की, तो स्टील एक प्योर मेटल नहीं है, क्योंकि आयरन के अंदर कार्बन मिला हुआ है और कुछ और प्रॉपर्टी भी, कुछ और मेटल हम मिलाते हैं हम अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए। तो कहने का मतलब है हमारी जो मेटल है वो इम्प्योर है। तो जब इम्प्योर होती है तभी मूसी जोन बनता है। यदि कोई मेटल प्योर है, जैसे कोई भी ले लिया हमने एकदम प्योर मेटल है, तो वहाँ पे मूसी जोन नहीं बनता। क्यों? क्योंकि उसे हम बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। यूटेक्टिक पॉइंट आपने नाम सुना होगा। यूटेक्टिक का मतलब होता है कि ऐसा पॉइंट जहाँ पे ये जो मूसी जोन नहीं होता है। तो ये मूसी जोन कैसे बनता है? जैसे पहले आपका मेटल जो है लिक्विड था और इधर आपका सॉलिड है, लेकिन यहाँ पे सॉलिड है और साथ में लिक्विड है। तो ये जो जोन होता है वहाँ पे कोई मेटल ना तो लिक्विड है ना ही वो सॉलिड है, लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। या यदि हम हीटिंग कर रहे हैं तो वो सॉलिड से लिक्विड में जिस टाइम कन्वर्ट होता है, तो वहाँ उस जोन को हम बोलते हैं मूसी जोन। तो ये आपका क्या हो गया, मूसी जोन। मूसी जोन। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूसी जोन समझ में आया होगा। इसे फ्लूइडिटी जोन भी कहते हैं, यानी कि मेटल हमारा इधर आपका लिक्विड है, इधर आपका सॉलिड है, लेकिन ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है लिक्विड से सॉलिड की तरफ। तो ये जो आपकी लाइन है ऊपर वाली, ये आपकी, इसको हम बोलते हैं लिक्विडस लाइन। लिक्विडस लाइन यानी कि इसके ऊपर जो है आपका लिक्विड है और ये नीचे वाली लाइन है, इसे हम सॉलिडस लाइन बोलते हैं। सॉलिडस लाइन। यदि आपने मेटल साइंस अच्छे से पढ़ी है तो ये चीज़ आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मूसी जोन, यदि हमारा मेटल इम्प्योर है तभी ये मूसी जोन होता है, और मूसी जोन के अंदर ही पोरोसिटी होती है। लेकिन यदि हमारा मेटल प्योर है तो वहाँ पे मूसी जोन नहीं होता है, और मूसी जोन नहीं होगा तो वहाँ पे पोरोसिटी नहीं होती। यानी कि हमारी यदि मेटल प्योर है तो वहाँ पे पोरोसिटी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीड ज्योमेट्री के बारे में। ये हमें अभी देखा था, ये क्या है आपका बीच वाला, ये बीड है। ये जो बीड के ऊपर वाला पोर्शन यानी कि ये हम क्या करेंगे, यदि हम फिनिशिंग करेंगे तो ये हटा देंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, ये ऊपर वाले को, इसको हम बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट। ये हम क्या करेंगे,
जब हम फिनिशिंग करेंगे तो इसको रिमूव कर देंगे। और ये रीइंफोर्समेंट के नीचे का पोर्शन है, यानी कि जहाँ तक मेटल लिक्विडिफाई हो रहा है, यदि हमारे ये कभी कभी तो क्या होता है कि जब हम दो मेटल को जोड़ते हैं तब ये पूरा होता है पेनेट्रेशन, यानी कि इस मेटल बेस मेटल तक पूरा, और कभी ये आधा भी हो सकता है, तो इसे हम बोलते हैं पेनेट्रेशन। तो ये तो हो गया आपके बीड ज्योमेट्री। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है परसेंटेज डाइल्यूशन। परसेंटेज डाइल्यूशन क्या होता है? एरिया ऑफ पेनेट्रेशन टू द टोटल एरिया। टोटल एरिया में क्या आ गया? पेनेट्रेशन का एरिया प्लस एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। देखिए ये जो टोटल बीड जो है इसके अंदर परसेंटेज डाइल्यूशन, यानी कि कुल कितना हमारा पेनेट्रेशन है उसका परसेंटेज कितना है, यानी कि कुल मिला के ये ऊपर वाला जो है पोर्शन, ये रीइंफोर्समेंट, ये तो हमको हटाना ही है, तो ये मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि ये ऊपर जितना ज़्यादा होगा तो उतना हमारा मेटल जो है वेस्टेज जाएगा, तो ये मिनिमम होना चाहिए। तो ये परसेंटेज डाइल्यूशन क्या शो कर रहा है कि हमारा टोटल पेनेट्रेशन का जो मेटल है ये कितना यूजफुल हुआ। ये प्रोडक्शन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा? परसेंटेज के अंदर आ जाएगा। AP क्या है यहाँ पे? एरिया ऑफ पेनेट्रेशन, और AR क्या है? एरिया ऑफ रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे बीड ज्योमेट्री और वेल्डिंग के बारे में बेसिक जानकारी आपको पता चल गई होगी। अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, यानी कि वेल्डिंग कितने टाइप का होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग जो है आपकी रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेडिएट एनर्जी वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और एलाइड वेल्डिंग, इतने टाइप की वेल्डिंग होती हैं। अब रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, रेडिएट एनर्जी वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी आती है, ये सब हम देखते हैं। रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर आती हैं स्पॉट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग और हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे मान लो आपको ऑप्शन दे दिया स्पॉट वेल्डिंग, तो स्पॉट वेल्डिंग किसका पार्ट है? तो ये आपके रेजिस्टेंस वेल्डिंग का एक टाइप है। तो आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग आती है, रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग के अंदर कौन कौन सी वेल्डिंग आती है। तो रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग की हम बात करें तो उसके अंदर दो वेल्डिंग आती है, एक आपकी इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, दूसरी आपकी लेजर बीम वेल्डिंग। आपको क्लासिफिकेशन आना चाहिए कि कौन सी वेल्डिंग किसके अंदर आती है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल क्वेश्चन जरूर आता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंदर आता है फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग और अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस वेल्डिंग नहीं है, टाइप करना भूल गया मैं, यहाँ पे एलाइड वेल्डिंग या एलाइड प्रोसेस, इसके अंदर सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, एडहेसिव बॉन्डिंग, ये सब आता है। अब हम बात करते हैं आर्क वेल्डिंग के बारे में। आर्क वेल्डिंग के अंदर आती हैं सबमार्ज आर्क वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। ये जो फ्रेंड्स जितने भी टाइप हैं ये आपको पता होना चाहिए अलग अलग से। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले आप पता कर पाएंगे कि कौन सी वेल्डिंग किसके अंदर आती है, तभी आप आगे डिस्कस कर पाएंगे, यानी आगे आप समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे इस वीडियो के अंदर वेल्डिंग क्या होती है, उसके अंदर वेल्डिंग करते टाइम मेटल की प्रॉपर्टी में क्या चेंजेस आता है और वेल्डिंग के टाइप कौन कौन से हैं, ये हमने जानकारी डिस्कस की है। इस वीडियो में हम इतनी ही जानकारी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम एक एक वेल्डिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि यदि हम बात करें सॉलिड स्टेट वेल्डिंग की, जैसे फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्सप्लोजिव वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, एक एक वेल्डिंग को हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आया ना तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।